नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे ब्रिटिश प्लान के बारे में जिसे ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन में इसकी जो भूमिका थी वो काफ़ी निर्णायक थी, या इसे दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें तो भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा था उसके लिए यह एक ब्लूप्रिंट था। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर 3 जून का जो प्लान था, जिससे हम माउंट बेटन योजना भी कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। जानते हैं कि हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, तो हम पहले इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे और इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि जो 3 जून की जो योजना थी या माउंट बेटन जो प्लान था उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई, कौन सी घटना थी। तो पहला था कैबिनेट मिशन 1946। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कैबिनेट मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संवैधानिक सुधारों और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए लाया गया था, परंतु मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपसी सहमति नहीं होने के कारण यह जो मिशन था वो कहीं ना कहीं जाकर असफल हो जाता है। और असफलता के बाद एक बार फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ये दोनों को लंदन में बुलाया जाता है। कौन बुलाते हैं? लॉर्ड वेवल और जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, जिनका नाम था एटली, उनके द्वारा बुलाया जाता है। और उसके बाद कोशिश की जाती है कि ये दोनों दलों के बीच समझौता हो जाए, परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ पे भी बात नहीं बनती है। यहाँ पर जो उनका सुझाव था कि वो रियासतों को अलग कर दिया जाए और छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए। तो इससे भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोनों इस के लिए जो लड़ रहे थे वो दोनों सहमत नहीं हुए। उसके बाद एक कारण था इसकी पृष्ठभूमि की कि एटली के द्वारा जो है ये घोषणा कर दी जा चुकी थी 20 फरवरी 1947 को कि अब हम देश को क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे, यानी कि भारत को स्वतंत्रता की घोषणा वो कर चुके थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर सत्ता मेरी आएगी तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा, और उसी क्रम में वो घोषणा करते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र करने वाले हैं। दूसरी तरफ एक और स्थिति, जो भारत की जो स्थिति थी उसमें जो कैबिनेट मिशन के बाद एक बार चुनाव होता है भारत में 1945 में, और उसके बाद मुस्लिम लीग की जो सीट जो होते हैं वो कम होते हैं। और उसके लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन कहता है तो अंतरिम सरकार का गठन के समय मुस्लिम लीग को सरकार के लिए या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। और इसके पहले मैंने एक पढ़ाया था लॉर्ड वेवल प्लान, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप दिया हुआ है, उससे आपको पता चलेगा। तो इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन भारत की जो स्थिति थी वो इससे कहीं ज़्यादा भयावह थी। भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के मांग पर सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई थी, और ये सीधी कार्रवाई दिवस में देश की जो स्थिति थी वो इतनी भयावह हो गई थी कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए काफ़ी भयानक, या इसे कहा जाए कि काफ़ी विभत्स रूप था यह। और इस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही एक अंतिम विकल्प है। तो इसके बाद जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो एक बार फिर से मई 1947 को एक प्लान लाया जाता है जिसे कहा जाता है डिक्की वर्ड प्लान। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे बाल्कन योजना भी कहते हैं। बाल्कन एक यूरोपीय देश का छोटा सा प्रांत है जिसके जो प्रथम विश्व युद्ध में बाल्कन समस्या के नाम से उभरा था। तो उसमें एक प्लान रखा गया था कि जो प्लान लाए गए थे उसमें हिंदू और खासकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी थी, इन दोनों से सहमति की कोशिश की जाती है कि जितने भी प्रदेश हैं, जो छोटे छोटे रियासतें हैं, उन्हें स्वतंत्र कर दें, परंतु इस बात पर दोनों में से किसी की सहमति नहीं बनती है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसा लगता है कि अब ये संभलने की बात नहीं है, तब उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा विशेषकर जो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली होते हैं उनके द्वारा एक नए व्यक्ति को वायसराय नियुक्त किया जाता है, और उनका नाम था माउंट बेटन। माउंट बेटन का अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो वो काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और वे एक सैन्य अधिकारी के रूप में मान सकते हैं। और जितने भी संवैधानिक या सत्ता हस्तांतरण की बात होती थी उन सभी में उनकी भूमिका होती थी। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए इन्हें स्पेशली भारत में नियुक्त किया गया, और वो कब नियुक्त हुए? 24 मार्च
1947 को। और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद वो अपने एक प्लान लाते हैं जिसे हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। और ये कब लाते हैं? 3 जून 1947 प्लान में जो सबसे पहला उन्होंने प्रावधान रखा कि भारत का विभाजन। तो भारत का विभाजन, पहले भारत जो था वो सारे समग्र भारत था, परंतु उन्होंने प्रावधान में रखा कि अब भारत को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र कर देना चाहिए। और कैसे स्वतंत्र करना चाहिए? भारत और पाकिस्तान के रूप में इसे विभाजित कर देना चाहिए। तो ये पहला प्रावधान था। हम देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट को। इस पॉइंट में ये था कि उत्तर पश्चिम प्रांत एवं सिलचर में जनमत संग्रह कराने की बात हो रही थी। और सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत था, वहाँ पर वोटिंग के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाए कि कौन लोग किस जगह रहना चाहते हैं। सिलचर यह जो असम का एक क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम प्रांत जान ही रहे हैं, जहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे कि विभाजन हो। तो ये दो चीज़ें थी। प्रधान में ये रखा गया था कि जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है या वो वहाँ पे क्या हो, जनमत संग्रह करा दिया जाए। और जहाँ पे लोग मिक्स हैं वहाँ पे वोट के अनुसार जो है क्या किया जाए, ये चीज़ का किया जाए निर्धारण कि जो विभाजन हो वो किस क्षेत्र में लोग रहना चाहते हैं भारत में। इसके तीसरे तथ्य को, और उसमें हम ये देखते हैं कि पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बैठक कर सहमति एवं विभाजन। पंजाब का क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, और बंगाल, ये दोनों क्षेत्रों की अगर हम भौतिक आबादी को देखें तो आपको यह पता चलेगा कि इस क्षेत्र में हिंदुओं और मुसलमानों वो दोनों की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि वो दोनों मिक्स थे। तो इसमें ये हुआ कि क्यों ना यहाँ के जो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या किया जाए, उनके द्वारा आपस में सहमति कर ली जाए कि कौन लोग भारत में रहना चाहते हैं और कौन पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला था प्रावधान वो था संविधान सभा को भारत और पाकिस्तान में विभाजन। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था या उसकी पहली जो बैठक हुई थी 1946 में हुई थी, और वो कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। तो उस समय में जब बैठक हुई थी तो उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में थे माना गया था। लेकिन अब ये प्रावधान किया गया कि अब जो संविधान सभा होगा, अब संविधान सभा दो अलग अलग होगा, एक भारत में और पाकिस्तान में, क्योंकि अब दोनों जब देशों का बंटवारा होगा तो भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण करना होगा। इसलिए क्या करना है, वो संविधान सभा भी अलग हो और इसका विभाजन किया जाए। पांचवा था कि अब बच गई देसी रियासतों के बारे में। तो देसी रियासतें कहाँ जाएंगी? हम लोगों ने तो सिलचर की बात की, उत्तरी सीमा प्रांत की बात की, बंगाल की बात की, लेकिन हम लोगों ने अभी तक देसी रियासतों की बात नहीं की। जैसा कि पता ही है कि देसी रियासत भारत में कितने थे? 565। भारत में कुल 565 देसी रियासतें थीं। अब उनका क्या होगा? तो ये जो 565 देसी रियासतें थीं वो क्या करेंगी? इसके लिए इन्होंने ये प्रावधान रखा कि जो देसी रियासत वो भारत में मिलना चाहे वो भारत में जा सकते हैं, और जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रावधान दिया कि देसी रियासतों में स्वतंत्रता होगी। अब जो ये सारे प्रस्ताव रखे गए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो उसी के आलोक में या उसी के बेस पर ये किया गया कि अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाएगा, और जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था और इस अधिनियम में कैसे भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों में बांट दिया गया, और जो बाकी देसी रियासतें थीं उसमें कुछ देसी रियासतें ऐसी थीं जो काफ़ी शक्तिशाली थीं। तो उन देसी रियासतों का क्या हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।